अब सुनो, कल अपन ने क्या क्या किया था, एक बार वो है ना रिवाइज कर लेते, एक बार ना रिकॉल कर लेते पूरा पूरा क्या किया था अपन ने कल। ओके, कल अपन ने ये पढ़ा था कि रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है, पहली बात रिएक्शन जो क्या होती है रिवर्सिबल, वो क्या कंप्लीट होती है? नहीं। उसमें फिर क्या होता है, वो एक किसी एक स्टेट तक आती है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। सही है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन एक स्टेट तक आती है जिसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम डायनेमिक प्रोसेस है स्टैटिक प्रोसेस है? जब अपन बोल दिए इक्विलिब्रियम आ गया है मतलब कि अंदर रिएक्शन रुक गई है, अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और दोनों की रेट क्या है उस टाइम सेम। रेट सेम होने से क्या क्वांटिटी सेम होती है? हाँ, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी है ना, क्वांटिटी सेम हो भी सकती नहीं भी हो सकती है और ज्यादातर नहीं होती है। ओके, चले आगे कंटिन्यू करें। अब आगे अपन को थोड़ा सा रेट के बारे में और पढ़ना। मैं एक रिएक्शन आज लेके स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे एक रिएक्शन अपने पास ए बी बी से रिवर्सिबल रिएक्शन है सी सी प्लस डी और डी। अब ये क्या लिखा है मैं समझा देता हूं। कोई भी एक्स वाई जेड रिएक्शन है किसी भी जिसमें रिएक्टेंट अभी क्या शुरुआत में ए और बी, या स्मॉल ए और स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए बी सी डी सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जैसे रिएक्शन करते हैं अपन 2H2 प्लस O2 से क्या मिल रहा है 2H2O, यही होता है। तो ये जो है ना, ये इसके आगे 1 है, इसके आगे क्या है 2 2 1 2, ये सारे क्या है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए लिखना जरूरी होता है। क्या स्मॉल ए बी सी डी पता चल गया क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी मॉलिक्यूल से आइटम से, ठीक है। ए और बी ऐड होके क्या बन रहे हैं सी और डी, जहां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन पता चल सकती है? क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन दिख रही है? क्या है क्या है अपने पास फॉरवर्ड रिएक्शन में ए बी सी और डी में कन्वर्ट हो गए। बैकवर्ड रिएक्शन पता चल रही क्या है सी और डी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं वापस ए और बी में। और एक टाइम के बाद इसमें कौन सी स्टेट आ जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट। वो दो ग्राफ जो कल पढ़े थे वो एक बार रिकॉल कर ले। मान लो ए और बी है, ये ए की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। ए और बी धीरे धीरे क्या होंगे कम, बी भी क्या होगा कम, सी क्या होगा बढ़ेगा, डी क्या होगा बढ़ेगा। ये ए है, ये बी है, ये हाँ। अब कंटिन्यू करते सुनो, ये ग्राफ कल याद है, एक ये ग्राफ किया था अपन ने कि कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कैसे कम होती है कैसे बढ़ती है, और एक टाइम के बाद क्या हो जाती है कांस्टेंट, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक और ग्राफ कल किया था ये वाला, यहां रेट थी और यहां थी टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होती है कम, और बैकवर्ड रिएक्शन की बढ़ती है, और एक टाइम पे दोनों की क्या हो जाती है सेम रेट होगी। सही है, और जब सेम हो जाएगी उस टाइम में क्या होगा इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अच्छा, मान लो शुरुआत में सी के मॉलिक्यूल 0 होंगे, इक्विलिब्रियम केस नहीं, ऐसा करता हूं मैं t इक्वल टू 25 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड पे जो सी के मॉलिक्यूल्स है पहले 0 थे वो हो गए 25 सेकेंड पे 100 मॉलिक्यूल्स। सी के 25 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 100, t इक्वल टू 25 पे। सही है, मैंने चेक किया वापस t इक्वल टू 30 सेकेंड पे तो 100 और रह रहा है, t इक्वल टू 35 पे 100 और रह रहा है। बताओ इक्विलिब्रियम कब आया था? क्या पता चल रहा है? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सी की कंसंट्रेशन चेंज होगी क्या? समझ में आ रही बात? क्योंकि सी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कांस्टेंट, वो 100 तक पहुंच गया, उसके बाद वो क्या रह रहा है कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज। क्या इसका मतलब ये है कि सी अंदर मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहे, वैसे के वैसे पड़े हैं, जितने टूट रहे हैं और 100 का नंबर। क्या बात समझ में? इक्विलिब्रियम में ये चीज दिखेगी तुमको एंड में कि टाइम भले बढ़ता जा रहा है पर कंसंट्रेशन क्या रह रही है सेम कांस्टेंट। क्या बात समझ में? ये सी के साथ नहीं, ए बी सी डी सबके साथ होगा ऐसा। एग्जांपल सी का लिया है, ए बी बहुत मैक्सिमम होगा शुरू में, टाइम के साथ कम होगा कम होगा कम होगा, और एक टाइम पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब। अब समझ में आ गया कल की बात? ये था कल का अपना रिवीजन। ओके,
अब आगे बढ़ते थोड़ा, ये ग्राफ्स थे, अब इसके आगे कंटिन्यू करते अपन। अब आज अपन पढ़ेंगे कि रेट लॉ लिखते कैसे, रेट कैसे लिखते किसी रिएक्शन की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको मैं ना, तुम बात मत करो, RF में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा मुझे किसी चीज बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से पहले मतलब समझते हो क्या है? कि A और B का टूटना और क्या बनना, C और D का बनना, A और D का खत्म होना, C और D का बनना कितना तेजी से हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन का ये होगा, A और B क्या हो जाएंगे खत्म, और उसकी जगह बनेंगे क्या, C और D। एक सेकंड में कितना जल्दी बन रहे हैं। अगर मान लो मैंने अभी एक रिएक्शन करी, एक बीकर में रिएक्शन करा रहा हूं ये वाली, ठीक है, उसमें ना एक सेकंड के अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स मिल गए। कितने मिल गए? 1000 C के मिल गए, ठीक है। दूसरे सेकंड में क्या मिले, थोड़े कम मिलेंगे, 900 और मिले। धीरे धीरे रेट क्या होगी, कम। क्यों? स्टेबल होता है, ये आंसर नहीं है। क्यों धीरे धीरे रेट कम हो रही है? CD बनता जा रहा है, तो बैकवर्ड से क्या लेने देना, बैकवर्ड वाले नहीं हो रही हो तो। अच्छा बैकवर्ड चलो मान लो हो ही नहीं, मान लो बैकवर्ड है ही नहीं, सीधा एक से फॉरवर्ड ही हो रही है। क्या फॉरवर्ड हो रही है इसका मतलब रेट सेम रहेगी? आंसर है रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, कम। A और B एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, तभी तो क्या बन रहा है, C और D, ठीक है ना। जितने ज्यादा कोलिजन्स उतना ज्यादा रेट। पहले एक साथ 1000 मॉलिक्यूल बढ़ रहे थे, ठीक है ना, फिर क्योंकि मौजूद कितने थे, 10,000 में से एक साथ एक और A और B कितने मिले, 1000। बाकी कोई दीवार से बढ़ रहा है, कोई A से बढ़ रहा है, उससे रिएक्शन नहीं होगी ना। क्या सारे कॉलिजन से रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है? जिन कॉलिजन से मिलेगा ना उनको बोलते हैं, वर्ड क्या था मैं खुद ही भूल गया, इफेक्टिव कॉलिजन्स। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कॉलिजन्स वो कॉलिजन्स है जिससे मेरे को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। क्या इफेक्टिव कॉलिजन हर सेकंड सेम रहेंगे? हर इफेक्टिव कॉलिजन हर सेकंड क्या होते रहेंगे, कम। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होते रहेंगे, कम, क्योंकि A और B पहले 10,000 मॉलिक्यूल मौजूद थे, पहले इधर 10,000 A थे, 10,000 B थे, हाँ लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई की भयंकर लड़ाई होगी। कुछ सेकंड बाद देखोगे तो A 1000 ही रहे, B भी कितने रहे, 1000। A 1000 रहे और B भी कितने रहे, 1000। तो क्या हो जाएगा, अब रेट क्या हो जाएगी, कम। अब भिड़ेंगे तो कम भिड़ेंगे एक साथ, तो धीरे धीरे रेट कम क्यों हो रही है, एक ही कारण हो रही है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिंपल, रेट कम होने का कारण क्या है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मान लो एक, इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से क्या समझ सकते है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा समझ लो, एक जगह खाना लगा हुआ है, ठीक है, और खाना लगा हुआ है, खाना बहुत सारा पड़ा है वहां पे, ठीक है, खाना है, मान लो 1000 आदमी का खाना है, ओके, आए भूखे बहुत सारे इसके जैसे, ओके, 3000 आदमी एक साथ आए, खाना कितनी देर में खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, सही बात है। और यहीं 1000 आदमी आए तो थोड़ा टाइम लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कहां होगी, जहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा। और अपन को पता है रिएक्टेंट की क्वांटिटी अपन ने फिक्स ली है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी रिएक्टेंट क्या होंगे, कम, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। अब क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कम होती है, एक ही कारण सबसे बड़ा, रिएक्टेंट की क्वांटिटी के ऊपर, सही है। तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, A एंड B। अगर तुमको रेट फास्ट करनी है ना, A और B की क्वांटिटी 10 गुना ले लो, रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। एक बार तुमने 10,000 लिए, रेट ऑफ रिएक्शन चेक किया, 1000 मॉलिक्यूल एक सेकंड में मिल गए। दूसरे बीकर में तुमने 1-1 लाख मॉलिक्यूल ले लिए, तो तुमको 10,000 मॉलिक्यूल, 10,000 प्रोडक्ट एक साथ मिल जाएगा। अब रेट कहां फास्ट है, यहां पे, क्योंकि यहां रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा, खत्म। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन, अपने लिए सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। वैसे टेम्परेचर प्रेशर भी करती है, पर अपने लिए अभी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन या क्वांटिटी बोल दो इसको एक बार के लिए, समझ में आ रही बात। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, अगर मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, तो एक बार पूरी लाइन लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट में ए। क्या समझ गए, स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखा है, इसका इसको बोलोगे कैसे अभी, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या लिखा है मैंने, बताना जरा मेरे को, ओके,
समझ गए सब? ठीक है। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिपेंड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या सही कह रहा हूं, और कंसंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई मी, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करेगी। स्क्वायर ब्रैकेट में समझ में आ रहा है बात? और साथ में एक चीज और सुनो, एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ए स्मॉल ए, एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं स्मॉल बी, वो कोफिशिएंट। जैसे ये रिएक्शन 2H2 प्लस 2H2O से बन रहा है, मान लो 2H2 प्लस O2, एक साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल, 2। किसी के लिए 1 होता है, किसी के लिए 2 होता है, किसी के लिए 3 नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है सारा मामला, इसलिए इस नंबर को पावर में लगाया जाता है हमेशा। अब समझ में आ गया? किसी भी रिएक्शन की रेट लिखनी है अगर, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर एज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उनके जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहां आ जाएंगे, जिसका 1 है तो पावर 1, जिसका 2 है मतलब वो फास्ट होगा ना काम, तो पावर में 2 स्क्वायर हो जाएगा उसका। वो मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ रहे हैं ना वो वाले, अरे बात सुन में, तो पावर में वो लगाना। क्या इसी तरह मुझे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बता सकते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, सी और डी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए और बी में। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी रिएक्टेंट्स है। क्या अब और क्लियर है? क्या ये दोनों चीजें लिख सकते हो, ए की, बी की, सी और डी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अगर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा एक। वैसे तुमको पता है आइडिया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता क्या एक्चुअली? हर रिएक्शन जो है ना किसी अलग फैक्टर से बढ़ती है। जैसे अभी मैंने ये रिएक्शन लिखी थी ना पानी वाली, और ये कभी ये लिखता हूं C+O2 CO2 वाली है ना, दोनों रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से बढ़ेगी। वापिस सुनना, ये रिएक्शन भी रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से बढ़ेगी, ये रिएक्शन भी रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी इनकी, सही है। पर क्या दोनों एक ही फैक्टर से बढ़ेगी? ये 1000 लिए, ये भी 1000 लिए, इसकी रेट आई 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड, इतने कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी रेट आई अपने पास 9 मॉलिक्यूल पर सेकंड, ठीक है। इसके 1000 के 2000 कर दिए, इसके भी 1000 के क्या कर दिए, 2000। रेट इसकी भी फास्ट हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, फास्ट। इसकी 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड हो गई, इसकी कितनी हो जाएगी, 18 नहीं होगी, जरूरी नहीं है 18 हो, मतलब कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये खुद ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं और दूसरी कंडीशन है, सही है। तो ये डबल हुई है, हो सकता है ट्रिपल भी हो सकती थी, 30 भी तो हो सकता था, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है, और ज्यादा कोलिजन हो गए क्या पता, 40 भी तो हो सकता है, और ज्यादातर ज्यादा ही होती है, डबल से हमेशा क्या होती है, ज्यादा। ओके, क्या ये बात समझ में आई? टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या कोलिजन फास्ट नहीं होंगे? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पर अपने अभी टेम्परेचर वाला काम नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रेट बढ़ती है, पर सबके रेट बढ़ने का फैक्टर क्या होता है अलग, कोई डबल होगा, कोई ट्रिपल होगा, तो वो फैक्टर होता है कांस्टेंट। वो फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका कांस्टेंट पता है, ऐसा लिखूंगा RF इज इक्वल्स टू, अब आ गया KF। KF क्या है पता चल रहा है, कोई नंबर होगा। KF क्या है, कोई नंबर होगा, जितने टाइम्स वो बढ़ रहा है, कोई कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात? अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ये है अपना फाइनल रेट लॉ, इसको रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ बताता है रेट ऑफ एनी रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ये सब कहां से आया, आइडिया है? A कहां से आया, पावर A कहां से आया, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं। KF कहां से आया पता चल रहा है, वो है उतने टाइम्स वो बड़ा होगा। KF कोई नंबर है, KF जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है जो हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, अलग अलग। क्या अभी तक समझ में आ रहा है? इसी तरह R भी लिख सकते हो परफेक्टली। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, KB कोई नंबर, मैं KB की जगह ABCD 10 कुछ भी लिख सकता हूं, पर K एक अच्छा नंबर होता है कांस्टेंट के लिए, हमेशा वेरिएबल अच्छा है K, है ना। ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। क्या ये समझ में आ रही बात? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख दिया क्या अपन ने? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत कि फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है, वो अगर निकालना है तो आप A की क्वांटिटी बताओ उसकी पावर लगा दो, B की क्वांटिटी बताओ उसकी पावर लगा दो।
ए की क्वांटिटी 1000 है तो इसकी वैल्यू उस हिसाब से आएगी। ए की क्वांटिटी 10,000 है तो उसकी वैल्यू क्या अपने आप रेट बढ़ी हुई नहीं दिखेगी? एक 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां वाला नंबर अपने आप बढ़ा हुआ मिलेगा। इससे मिल जाएगी एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। कांस्टेंट तो फिक्स होगा, कोई वैल्यू नंबर होगा, मैं अभी इसको केएफ लिख रहा हूं, सिर्फ कोई नंबर होगा, 1.8 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलता है। क्या अभी तक क्लियर? ठीक है। इसमें पेज कैसे चेंज होता है? ऐड। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या लिखा था? एक सेलेक्ट वाला है इसमें, इसमें सिलेक्शन वाला नहीं है ऑप्शन इस बोर्ड में। हाँ पहले ही था। ओ आ गया, बढ़िया है। इतनी मेहनत कर रहा था, लिख लेता। अरे एक एक चीज सेलेक्ट होती है क्या? मूव टू सेकेंड। चलो देखो, अपन ने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये अपने पास, ओके, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये अपने पास। क्या यहां तक ठीक है? अभी इतना समझ में आया हुआ सबको? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है, ठीक है। ये क्या है, सब समझ में आ गया? एक्चुअल में बताऊं क्या होगा? मैंने तुमको अगर बोल दिया 1000 मॉलिक्यूल ए की है, 1000 मॉलिक्यूल बी की है, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट बता दिए। एक का कोफिशिएंट ऐसा था 2A 3B, समझ में आ रही बात? मैंने तुमको पूछ लिया कि भाई अगर 1000 मॉलिक्यूल लेता हूं, मुझे बताओ किस स्पीड से रिएक्शन हो रही होगी, रेट क्या होगी? तो तुम पता है क्या करोगे? यहां क्या लिखोगे? 1000, यहां क्या लिखोगे? 1000, यहां क्या पावर लगाओगे? 2, यहां क्या पावर लगाओगे? 3, KF की वैल्यू दे देंगे और इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ रहा है तुम्हारे पास 308 मॉलिक्यूल पर सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है? क्या किया है अपन ने इतनी देर से? प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है इसका पर्पस कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आती है? ओके, समझ में आ गई बात? जितनी कंसंट्रेशन है उसकी पावर लगा दो, सब करके ये आ गया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्लियर है यहां तक? ये एप्लीकेशन ने बता दिया तुमको एक्चुअल है क्या चीज ये। अब बात सुनो, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा या इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आएगी अपने पास, उस टाइम फॉरवर्ड वाली रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड वाली रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है? इक्वल। शुरुआत में फॉरवर्ड बहुत फास्ट होगा, यहां 308 होंगे, यहां एक आधा मॉलिक्यूल चेंज हो रहा होगा, पर जैसे जैसे रिएक्शन टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सी और डी की क्वांटिटी क्या होगी? और सी और डी की क्वांटिटी बढ़ रही है, देख रहे हो? आरबीबी की बढ़ेगी, हेलो, ओके, और ए और बी की क्वांटिटी क्या हो रही है? कम। अब तो वो कल वाली बात यहां से एकदम प्रूव हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये दोनों कम होंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी? कम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू भी। क्या आप बात समझ में आ रही है? और ये स्टार्ट 308 से हुआ था, वो 0 से हुआ था, और धीरे धीरे दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम। और वो स्टेट होगी, उसको क्या बोलूंगा? तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू, ओके, ये पक्का है? दोनों को इक्वेट कर दे अपन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड को इक्वेट करो, क्या आता है? KF कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अभी एट इक्विलिब्रियम ये होगा न्यूमेरिकली, ओके। अब KF को डिवाइड में लेके आ रहा KB उधर, KF अपॉन KB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C की पावर C अपॉन इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। क्या यहां तक समझ में आया? ये तो इधर उधर ही गया बस, ओके। क्या ये कांस्टेंट था? क्या ये कांस्टेंट था? सही है। दोनों को डिवाइड करूंगा तो भी क्या आएगा? एक, और उस कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट बोल देते KC, ठीक है। एक नया कांस्टेंट, अपन नाम क्या, अपने काम का यही है, वो नहीं है अपने, ठीक है। KC एक नया कांस्टेंट होगा। क्या KC एक कांस्टेंट वैल्यू होगी?
10, 20, 30 कुछ फिक्स वैल्यू होगी। मान लो केसी की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। अच्छा केसी कैसे निकलता है, सी की पावर डी की पावर ए की पावर बी की पावर बी, और ये सी की कंसंट्रेशन जो है कौन सी वाली लोगे, या ए की कंसंट्रेशन जो है कौन सी वाली लोगे। ए की कंसंट्रेशन के हर सेकंड चेंज नहीं हो रही, हाँ वेरी गुड। अब आंसर आ रहा दिमाग में खुद के। ए की कंसंट्रेशन शुरुआत में मैक्सिमम है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम। तुमने ग्राफ बनाया था ये वाला, याद आ रहा है, ए जा रहा था यूं, सी यूं जा रहा था। ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम, और सी की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पर एक टाइम आएगा जब दोनों क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एक एग्जांपल लिया था क्लास की शुरुआत में कि t इक्वल टू 25 सेकंड में, और 30 पे भी वही है, 35 में भी वही है, सही है। तो कौन सी कंसंट्रेशन यहां ली जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन। जब इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, Kc की वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है। और इसको एक तरह से यूं समझना, तुमने रिएक्शन किसी भी हालत में शुरू की हो, आखिर इक्विलिब्रियम आएगा किसी भी हालत से। मेरा मतलब है तुमने 1000 मॉलिक्यूल लिए थे, या 10,000 मॉलिक्यूल लिए थे, या 20,000 मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है। स्टार्ट में किसी भी हालत में शुरू की, किसी भी कंडीशन में शुरू की, आखिर हर रिएक्शन का क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी सबकी। जब 1000 थे तो मान लो सी की वैल्यू, सी की कंसंट्रेशन 30 थी, 10,000 के टाइम 300 होगी, कुछ ना कुछ होगी वैल्यू, सही है। तो वो वाली वैल्यू क्या रखनी है अपने को, यहां पुट। और प्रोडक्ट देख रहे हो, ऊपर ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट, नीचे सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। चाहे तुम 10,000 से शुरू कर लो तो 300 करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सेम वैल्यू आ जाएगी 30। चाहे 1 लाख ले लो, चाहे 1 करोड़ मॉलिक्यूल ले लो, एट इक्विलिब्रियम जो प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट बचेगा, उन दोनों का जो रेशियो बढ़ेगा, मतलब कट कटा के जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट। और इसका फायदा क्या है पता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो एक छोटे एक्सपेरिमेंट से, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो छोटे मतलब कम क्वांटिटी वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। फिर मेरे को वो रिएक्शन बहुत हाई लेवल पे करनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करना है वो, ओके। उस फैक्ट्री में मैंने लिया उसकी क्वांटिटी 10 लाख गुना, ओके। और वहां मैंने रिएक्शन शुरू करवा दी, मुझे क्या पता इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो अपन कह सकते हैं भाई केसी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन तुमने खुद ने लिए, सी और डी की कंसंट्रेशन नहीं आ जाएगी इक्विलिब्रियम वाली, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके तो पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम तक हो जाएगा इक्विलिब्रियम, या ऐसी कंसंट्रेशन हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बहुत सारे यूजेज है इसके। इक्विलिब्रियम बताता है कि भाई रिएक्शन अब हो चुकी है, अब तेरा आगे वाला प्रोसेस तू कर सकता है, वरना आपने बीच में कर दिया तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होगा कि प्रोडक्ट और बनना चाहता था और आपने पहले ही कंज्यूम कर दिया, हो सकता है ना ऐसा। इक्विलिब्रियम की नॉलेज से आप क्या कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो, या जो भी काम है अपने रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हो एंडिंग तक। और एक और चीज कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम, इक्विलिब्रियम की नॉलेज है अगर तुमको, तो तुम अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को बढ़ावा भी सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सी और डी की कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगी और ए और बी की क्या हो जाएगी कम। ऐसा कुछ होते हैं जिसको बोलते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, बाद में आएगा अपने इस चैप्टर में। अभी तक ये समझ में आ गया, केसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को क्या बोलते हैं, अच्छा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते किसी रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर्स अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। हाँ बोल, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी ना, कांस्टेंट क्या होता है फिर, क्या ठीक है। हर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है, फिक्स। ये अभी 40% तक समझ में आया होगा कि क्या किया है सर ने। जब क्वेश्चंस करोगे ना रियल एप्लीकेबल, तब तुमको समझ में आएगा एक्चुअल क्या किया है सर ने। अभी तक समझ में आया न्यूमेरिकली मैंने डिराइव कैसे किया, क्या डिराइव किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव कर दिया मैंने। अब इसको क्वेश्चन करते हैं एक दो, है ना। एक क्वेश्चन अभी ट्राई करते हैं, मैं करवाता हूं एक पहला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6.1 बुक का है, मैं करवाता हूं। मैं रीड कर रहा हूं, सुनो एक बार, सारे सुन रहे हो।
द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2। तो रिएक्शन पता चल रही है, N2 प्लस से क्या बन रहा होगा, और ये बोल रहा है फॉलोइंग कंसंट्रेशन मिली है मेरे को, क्या मिली है, गिवन है एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन वो गिवन है, इसको बैलेंस करें पहले, सबसे पहले बैलेंस जरूरी है। N2 प्लस 3H2 से 2 अमोनिया, बैलेंस स्टेप। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखी है, N2 का ऐसा दे रखा है, N2 स्क्वायर ब्रैकेट 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोलरिटी। मोलरिटी यूनिट है, मोल्स पर लीटर, कितने क्वांटिटी है 1 लीटर में, है ना। आगे H2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 3.0 इंटू 10 की पावर -2 मोलरिटी, और अमोनिया की कंसंट्रेशन दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मोलरिटी। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है इस रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कर सकते हैं अपन लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत एप्लीकेशंस अगर सीख जाओगे ना, एप्लीकेशन अगर समझ लाओगे ना, तो पता चल जाएगा ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, जो बाद में बताऊंगा मैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों निकालना है, ऐसा निकाल क्यों ना है, तो वो एक एप्लीकेशन से एक बार बता दूंगा कैसे होती है ना। पहले एक बार काम करना शुरू करें। इस रिएक्शन के लिए केसी लिख सकते हो क्या, केसी इक्वल टू क्या, ऊपर क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है, अरे कौन है, NH3। तो ऊपर पहले फॉर्मूला लिखो है ना, उसके बाद काम करेंगे। NH3 इसकी पावर में कुछ आएगा, क्या दिख रहा है, अपॉन, बोलो नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट N2 की पावर और H2 की पावर, क्या कैलकुलेशन हो जाएगी अब। NH3 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी दे रखी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 की पावर कितनी आ रही है, 2। N2 की कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2, और हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, 3.0 इंटू 10 की पावर -2 की पावर क्यूब। सॉल्व करना तो आता है, नहीं आता ऐसा, मैं करता हूं, चलो एक बार दो। 1.2 इंटू 10 की पावर -2 है, ठीक है, इसको 2 बार ही लिख दो भले, स्क्वायर का मतलब 2 बार ही लिखना है, ऐसा लिखने से आसानी होती है, कटकटाने आसान हो जाएगा ना। यहां 2 बार लिखना मत, 3 बार मत लिखना, ये बहुत ज्यादा है। इसको इसलिए लिखा क्योंकि नीचे वाले नंबर भी ऐसे है। (1.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3.3 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, सबको पता है, क्यूब कर दो पूरा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है, और 10 की पावर -2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, क्या ये आता है करना, मैंने क्यूब ओपन कर दिया, ऊपर लगा हुआ पूरे पे क्यूब था ना, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, पावर पूरे ब्रैकेट में है तो इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, 3.0 मतलब 3 है, ओके। बोलो बोलो, डाउट बताओ एक बार तो भी समझ में आएगा। ये क्यूब तो पूरा हो गया ना, क्यूब इस पे भी होगा, क्यूब इस पे भी होगा, वो करके देखेगी यही आएगा ना। मैं मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, प्लस होता है वो उसमें लगाते हैं, आइडेंटिटी प्लस की है, क्यूब में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो सब एक पे एक पे, हाँ वो सही कह रही है, प्लस माइनस में वैसा होता है। अभी ठीक है, बोलो 10 की पावर -2 गया, -6, यहां कितना बचेगा अब, क्या ठीक है, ओके। ये हटेगा तो नीचे 1 पॉइंट आएगा, 10 आएगा, ये हटेगा ऊपर आएगा, बराबर हो गए, ये कटेगा तो नीचे आएगा, और ऊपर कोई जाने वाला है नहीं तो नीचे लगाना पड़ेगा ना, क्या ठीक है। अब ऊपर देखो 12 इंटू 12 हो रहा है, कितना हो रहा है, अपॉन, यहां 15 है और यहां कितना है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, नीचे है 10 की पावर -3, ऊपर आएगा तो क्या लिख दूं, ऐसे करना आता है सब, और नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, फिर कट लेना, नीचे 15 इंटू 27 है, कट कटा देना, ये आंसर है, इसको डिवाइड कर लेना। अब तो हो जाएगा, कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है जितनी लगती है, ओके, 2-4 बार क्वेश्चंस करोगे तो हो जाएंगे। आंसर आ गया केसी, रिकॉर्ड चालू है ना, ठीक, डन। ये है केसी का कैलकुलेशन। तुमको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, केसी की वैल्यू दे दी, ये दे दिया, ये दे दिया, ये फाइंड करो, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ओके डन।
पहला टाइप का न्यूमेरिकल तो तुम्हारा आ गया, केसी और केसी का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन तुम करोगे, अब मैं लिखता हूं। ये किसके तारे किसके जमीन पर है? चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं ना। व्हाट इज द केसी, सुन लो, मैं जो ओरली बोलने वाली बात है ओरली बोल रहा हूं ना, लिखूंगा नहीं। व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज गिवन। ठीक है, रिएक्शन लिख रहा हूं और कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, कैलकुलेट कर दोगे? रिएक्शन है ये 2SO2 प्लस O2 से बनता है 2SO3, बैलेंस्ड है सब, गैस 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 सारी है, स्टेट्स का कोई मतलब नहीं अभी। चलो कंसंट्रेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम वाली, SO2 की गिवन है 0.60 मोलरिटी, O2 का गिवन है 0.82 मोलरिटी और SO3 का गिवन है 1.90 मोलरिटी एट इक्विलिब्रियम। ये कंसंट्रेशन है। कैलकुलेट केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ओके, कर दोगे? करो टाइप 1 न्यूमेरिकल। बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। क्या दुख दिया इसमें तुमको? आता नहीं है तो दुख ही है, वो कोई भी केमिस्ट्री हो बोले, फिजिक्स हो बोले। हाँ 90 है। करो, चालू रखो, पॉज करो।